आज की वीडियो में फिर से कच्चे वकील साहब के दिए हुए प्रसाद का स्वाद चखने के लिए मिलने वाला है। कानून का सर्वज्ञ तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन हम एडवोकेट्स के लिए इतना जरूरी होता है कि जब हम केस तैयार करने बैठें तो कम से कम एक बार तो कानून की किताब निकालकर पढ़ लें। जो इंसान अपना रुपया, पैसा, एतबार, केस, बकाया सब कुछ हमारे भरोसे पर दांव चढ़ाने वाला है, उस इंसान के बारे में कुछ तो सोचा जाना चाहिए। यहाँ किसी की भी आलोचना नहीं की जा रही है, हम तो केवल इतना भर देख रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा क्या किया जाना जरूरी होता है जब हम अपने मुवक्किल को बचाने के लिए केस की तैयारी शुरू करते हैं। मैसर्स ग्लोबल पैकेजिंग ने 4 अक्टूबर 2012 को बैंक से लगभग 6.25 करोड़ रुपए, सही राशि सामने दिख रही है, इतने की बैंक से कैश क्रेडिट फैसिलिटी ली थी। इसके रीपेमेंट के टाइम पर मैसर्स ग्लोबल पैकेजिंग के अथॉराइज्ड सिग्नेटरी सीमैया हरिरमानी ने 25-25 लाख के 3 चेक 17 अक्टूबर 2015, 27 अक्टूबर 2015 और 31 अक्टूबर 2015 को बैंक को इशू कर दिए। तीनों चेक्स को जब प्रेजेंट किया गया तो ये तीनों चेक्स डिसऑनर हो गए। 4 नवंबर 2015 को बैंक ने, जिसने क्रेडिट फैसिलिटी दी थी और जिसके पास चेक थे, उसने फर्म के अथॉराइज्ड सिग्नेटरी सीमैया हरिरमानी को सेक्शन 138 एनआई एक्ट का नोटिस दिलवा दिया। पैसे न मिलने पर बैंक ने 7 दिसंबर 2015 को आरोपी अथॉराइज्ड सिग्नेटरी सीमैया हरिरमानी तथा दूसरे पार्टनर दिलीप हरिरमानी दोनों के खिलाफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सेक्शन 138 एनआई एक्ट की कंप्लेंट डाल दी। यह स्पष्ट रूप से लिख दिया कि दोनों उक्त फर्म के पार्टनर्स हैं तथा उसके दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। कंप्लेंट के पैरा 8 में जो लिखा था वह इस प्रकार था, सामने स्क्रीन पर देखिए। उसमें लिखा था कि आरोपी नंबर 1 व आरोपी नंबर 2 ऋणी फर्म के पार्टनर्स हैं। आरोपी नंबर 1 ने फर्म के पार्टनर के रूप में फर्म का ऋण चुकाने के लिए एक चेक और उस चेक की सभी बातें बताई थी वह जारी किया तथा सेक्शन 20 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आरोपी नंबर 2 भी बराबरी का जिम्मेदार है। इसके अलावा किसी भी अन्य पैरा में दोनों आरोपियों या ऋण की लेनदारी आदि के बारे में, उनकी जवाबदारी आदि के बारे में कुछ भी और नहीं कहा गया था। 19 फरवरी 2019 को मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 6 महीने कैद और 97,50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई जो सेशन जज की कोर्ट में गई थी और 21 नवंबर 2019 को अपीलेट कोर्ट ने जुर्माने को बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए कर दिया और सजा को कम कर दिया। तब सीमैया हरिरमानी तथा दूसरे पार्टनर दिलीप हरिरमानी ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। वहां भी अपील खारिज कर दी गई और मामला अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने फैसले का हवाला देकर पार्टनर्स की वाइकेरियस लायबिलिटी के नियमों की चर्चा की। जब एक के काम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार होता है तो वह दूसरे व्यक्ति की वाइकेरियस लायबिलिटी कहलाती है। पार्टनर्स ऑफ ए फर्म भी एक दूसरे के कामों के लिए वाइकेरियसली लायबल होते हैं। जो एक पार्टनर ने काम किया होगा वह काम दूसरे पार्टनर को भी बांधता है और यदि उसका कोई लायबिलिटी निकलती है तो उसमें दूसरा पार्टनर भी हिस्सेदार होता है। सुप्रीम कोर्ट का वह पुराना केस जिसका हवाला दिया गया था वह था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस हरमीत सिंह पेंटल 2010 3 SCC 330 पर था और इसमें कहा गया था, पहली बात कि यह मूलतः कंप्लेनेंट की जिम्मेदारी होती है कि वह वाइकेरियस लायबिलिटी के तथ्य को बताए और आरोपियों के खिलाफ उसको साबित भी करे। सभी डायरेक्टर्स को अपने आप हर बात का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात कही थी कि सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में स्वतः ही सब डायरेक्टर्स को वाइकेरियसली लायबल नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ जिम्मेदार डायरेक्टर्स ही वाइकेरियसली लायबल बन पाते हैं। तीसरा पॉइंट इस केस में कहा गया था कि कंपनी के डायरेक्टर्स को तभी वाइकेरियसली लायबल माना जा सकेगा जबकि यह बात शिकायत में लिखी गई होगी।
यहाँ हम सब व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि क्योंकि वाइकेरियस लायबिलिटी केस के फैक्ट्स के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए यह बात कंप्लेनेंट को अपनी कंप्लेंट में अवश्य लिखनी होती है। इसके बाद सबूतों के द्वारा उस बात को साबित किया जाना होता है, तब जाकर वाइकेरियस लायबिलिटी का एलिगेशन पूरा होता है। वाइकेरियस लायबिलिटी को कोर्ट के द्वारा इन्फर नहीं किया जा सकता है, अर्थात निष्कर्ष रूप में वाइकेरियस लायबिलिटी को किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरधारी लाल गुप्ता वर्सेस डी.एच. मेहता 1971 3 SCC 189 में कहा था कि कंप्लेनेंट द्वारा यदि यह दिखाया और सिद्ध न किया जाए कि आरोपी उस फर्म के रोजमर्रा के कामों के लिए स्वीकृत है, प्राधिकृत है और जिम्मेदार है, तो उस हालत में उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रताप चंद 1981 2 SCC 335 में भी दोहराई थी। उस केस में भी यही कहा गया था कि यदि वाइकेरियस लायबिलिटी को स्पष्ट रूप से लिखकर साबित न किया जाए तो इसके तहत जिम्मेदारी नहीं बन पाएगी। हमारे आज के वर्तमान केस का नाम है दिलीप हीरारामानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रिमिनल अपील नंबर 767 ऑफ 2022। यह SLP क्रिमिनल नंबर 641 ऑफ 2021 में पैदा हुई थी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इसको 9 मई 2022 को डिसाइड किया था। हम इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको जानने से पहले जरा स्वयं एक बार देख लेते हैं कि इस केस की शुरुआत में क्या गलती कर दी गई थी। आप देखेंगे कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले ली गई थी और यह फर्म के नाम में ली गई थी, फर्म के लिए ली गई थी। ऋण चुकाना था किसको? फर्म को चुकाना था, तो ऋण भी फर्म के द्वारा चुकाया जाना था। ऋण लिया भी फर्म ने था, चेक दिए जाने थे फर्म के द्वारा, यानी कि सारा कुछ काम फर्म का होना था। लेकिन लीगल नोटिस जो इसमें दिया गया था वह लीगल नोटिस पार्टनर को और ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी सिमैया हीरारामानी को दिया गया था। फर्म को कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया था, दूसरे पार्टनर को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कंप्लेंट में फर्म को आरोपी नहीं बनाया गया था, दूसरी तरफ दूसरे पार्टनर को बिना लीगल नोटिस दिए ही आरोपी बना दिया गया था। तो सारे केस को शुरुआत में ही खराब कर दिया गया था। सिमैया हीरारामानी को फर्म के पार्टनर के रूप में आरोपी बनाया गया था, लेकिन फर्म की अनुपस्थिति में अकेले सिमैया हीरारामानी को पार्टनर कहने का क्या अर्थ हो सकता था? तो इस प्रकार से इस केस में गलती नहीं की गई थी, बल्कि गलती पर गलती की गई थी। ऐसा लगता है कि केस को जानबूझकर कमजोर बनाया गया था, वरना तो फर्म पर मुकदमा चलाने की बजाय आप उस पार्टनर की लठपिटाई कर रहे हैं, और वो भी वकालत के नाम पर उस पार्टनर की कर रहे हैं जिसका फर्म के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। फर्म के होने से ही तो वह व्यक्ति पार्टनर बन पाएगा। फर्म की अनुपस्थिति में पार्टनर का अस्तित्व कैसे साबित किया जा सकता है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल वाइकेरियस लायबिलिटी और वाइकेरियस लायबिलिटी अंडर सेक्शन 141 पार्ट 1 ऑफ द NI एक्ट के बीच में अंतर किया। सेक्शन 41 NI एक्ट की वाइकेरियस लायबिलिटी एक कानूनी लायबिलिटी है जो केवल तभी पैदा होगी जब वह पार्टनर कंपनी के रोजमर्रा के कामों को देखने का करने का जिम्मेदार हो, जबकि सेक्शन 41 NI एक्ट के पार्ट 2 की वाइकेरियस लायबिलिटी उस हालत में पैदा होगी जब सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अपराध में उस डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी की सहमति, अनुमोदन या अनावश्यक मौन भी शामिल हो। इसके बावजूद भी सेक्शन 141 NI एक्ट के तहत जो लायबिलिटी पैदा होती है, उस लायबिलिटी के पैदा होने से सिविल लायबिलिटी अपने आप पैदा नहीं होती। सिविल लायबिलिटी जो पार्टनरशिप एक्ट के तहत सेक्शन 20 के तहत इन लोगों ने कही थी और लिखी थी और साबित की थी। इन सब बातों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को नीचे वाली अदालतों ने गलत रूप से दोषी पाया है। ना ही तो इस केस में सही आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी गई है और ना उससे पहले उनको सही रूप से कानूनी नोटिस दिया गया था। यह केस अपनी संरचना, कानून के मूल अवयवों और उनके सही निष्पादन, इन सब रूपों में डिफेक्टिव केस है, अतः इसे डिसमिस किया जाना जरूरी है। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को निचली अदालतों ने दोषी करार दिया था, दोषी कहा था, उनकी अपील को मंजूर कर लिया और उनको मुक्त कर दिया। अब आप इसमें देखेंगे और बताएंगे कि सही रूप में गलती किसकी थी, जिसने गलत कंप्लेंट फाइल की, जिसने गलत नोटिस दिया, या उस बैंक की जिसने उन लोगों को लोन दिया था। किस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो दिखाए कि बैंक का यह 75 लाख रुपया क्यों डूबा।
इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।